नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए जेटेट परीक्षा 2024-25 की तैयारी को लेकर के। तो जो भी शिक्षक बंधु जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए देखिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात क्या होगी कि देखिए पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको सोचना पड़ता है कि किस पुस्तक को पढ़ें, कहाँ से नोट्स लें और क्या पढ़ें कि कम समय में अच्छा तैयारी करके यहाँ पर रिजल्ट ला सके, क्योंकि जेटेट परीक्षा बार बार आयोजित नहीं होती है और एक बार समय जाने के बाद दोबारा आपको नहीं मिलता है। तो इस कड़ी में हम आपके लिए बता देते हैं जेटेट परीक्षा के लिए अभी जो जैक एग्ज़ाम लेगी, ठीक है। और अभी देखिए जितना भी जैक एग्ज़ाम ले रही है आप सभी ने प्रश्न पत्र को देखा भी होगा, नहीं भी देखा होगा तो आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। जेसीईआरटी किताब जो जैक सरकारी विद्यालयों में फ्री में पढ़ने के लिए देती है, वहाँ से भर भर के प्रश्न लेकर के आती है और यहाँ पर विद्यार्थी जो होते हैं बहुत ऊंचे स्तर की पढ़ाई की तैयारी करते रह जाते हैं और वो सभी यहाँ पर फ्लॉप करते हैं। और जो यहाँ पर जेसीईआरटी जैक की किताब का हूबहू प्रश्न पढ़ के चले जा रहे हैं उनका यहाँ पर रिजल्ट बहुत ही अच्छा हो रहा है, जिसका प्रमाण भी हमने यहाँ पर अभी जो परीक्षा हुआ उसका सभी को हमने यहाँ पर जो नोट्स मिला हुआ था, नोट्स दिए थे उसको हमने अंडरलाइन करके भी भेज दिया था। लगभग देखिए आपको यहाँ पर 80% 85% प्रश्न जो है आपके जेसीईआरटी जैक की किताब से हूबहू सिंपल प्रश्न भिड़े हुए थे। तो आपका जेटेट में भी आएगा, लेकिन अब आपकी बारी है कि आप क्या डिसाइड करते हैं, ठीक है। यदि आप कहीं से गाइड लेके पढ़ रहे हैं तो गाइड तो देखिए बहुत ही आपको कमज़ोर बना देगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा पढ़िएगा बहुत कम आएगा। आप जेसीईआरटी किताब का अगर आपके पास समय है तो नोट्स बनाइएगा, और यदि नोट्स नहीं बना पाते हैं तो देखिए हम आपके लिए इसी कड़ी पर काम करते हैं। हम आपको सारे नोट्स पीडीएफ और वीडियो यहाँ पर जेसीईआरटी जैक के किताब का हर चैप्टर क्लास 6 से लेकर के 11 तक, अभी 10 तक तो देखिए कंप्लीट है, 11 का बन रहा है, 10 तक से ही आपका ऐसे जेटेट परीक्षा में रहेगा। तो 10 तक का 100% कंप्लीट नोट्स हर चैप्टर से मिलेगा। और अभी हर जिस चैप्टर से आएगा अगर एग्जाम में प्रश्न तो उस चैप्टर से वहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। तो ये हैंड रिटेन नोट्स है, आपको अब पूरा अंदर से निचोड़ करके बनाया गया है। इसकी प्रामाणिकता भी हो गई है अभी परीक्षा में बहुत हद तक, यानी 85-90% प्रश्न उसी नोट से भिड़े भी थे। तो आप सभी देख भी लिए होंगे। जो शिक्षक अभी तक नहीं जुड़े हैं आप जुड़ जाइएगा, हैंड रिटेन नोट्स लेकर के जरूर पढ़ लीजिएगा। अभी आपको सिर्फ यदि 1 से 5 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो 500 रुपये में आपको यह मिलेगा, और 6 से 8 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपको 500 रुपये मिलेंगे। और दोनों शिक्षक अगर एक साथ जुड़ देंगे तो उनको सिर्फ 700 रुपये में यहाँ से हम प्रोवाइड करते हैं ये सारे नोट्स, और उसके साथ साथ फ्री क्लासेज भी रहती है, ठीक है। तो क्लासेज भी आपको है, नोट्स भी आपको है, उसमें बात करने की सुविधा भी है, जिससे आप 100% यहाँ से स्कोर करेंगे। चलिए चलते हैं आगे महत्वपूर्ण। और जीएस का प्रैक्टिस सेट 1 लेकर के आए हुए, ठीक है। तो अभी देखिए आपको एक प्रैक्टिस सेट एसएसटी का चल रहा है जो 1 से 5 शिक्षक और 6 से 8 के भाषा शिक्षक और सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के लिए होगा। और विज्ञान यहाँ पर अभी जो एक सेकेंड और चल रहा है, विज्ञान जीएस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जिसमें यहाँ पर कौन करेंगे तो इसमें विज्ञान के शिक्षक, ठीक है, विज्ञान के शिक्षक और 1 से 5 के शिक्षक जिनको जीएस के अंतर्गत काम करेगा, ठीक है। तो 1 से 5 शिक्षकों को दोनों ही चीज़ यहाँ पर पढ़ लेना है, विज्ञान का भी और यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का भी, क्योंकि आपको सामान्य अध्ययन यहाँ पर सिलेबस कर दिया गया है, ठीक है। तो सभी कुछ आपको देख लेना है। चलिए देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1 में। और यहाँ पर कौन सा प्रश्न होगा तो यहाँ पर सिर्फ प्रश्न होगा जेसीईआरटी का टॉपिक बाई टॉपिक, जो आपको क्लास 6, 7, 8 का जो विज्ञान है 9, 10 का, उससे मिक्सअप चीज़ों को आपको केवल प्रैक्टिस करवाया जाएगा, ठीक है। बाहर का एक भी प्रश्न नहीं होगा, क्योंकि हूबहू प्रश्न आपके जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक 6 to 10 से जैक के द्वारा पूछा जाता है। तो जेटेट के लिए यही इंपॉर्टेंट काम होगा। बाकी जेएसएससी का सिलेबस अलग होता है। तो जेटेट के लिए आप यहाँ छोड़ करके कोई और चैनल पर जाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से अगर 500 प्रश्न है तो उसमें से 50 प्रश्न आपका आने वाला है, ठीक है। और इतने प्रश्नों को आप देख सकते हैं आराम से। तो सभी को जुड़ जाइए जो भी अभी तक नहीं जुड़े हैं। सर्वप्रथम कोशिका का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट मेनल, रॉबर्ट नमन, कोनी, ठीक है। तो सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। प्रश्न कै बार? तो 1001 से ज़्यादा बार अब तक एग्जाम में पूछ दिया गया है, और ये वीआई प्रश्न है आपका जेटेट के लिए भी, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। कोशिका का खोज किस वर्ष की गई? कोशिका की खोज किस वर्ष की गई? 1661, 1662, 1663, 1665, ठीक है। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हॉक के द्वारा 1665 ईस्वी में किया गया था। 1665 ईस्वी में किया गया था। सजीवों के शरीर की सबसे छोटी और रचनात्मक क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? यही प्रश्न जो है आपका सहायक आचार्य में पूछा गया था, जेटेट सुपर टेट में पूछ दिया गया था, ठीक है। देखिए एकदम किताब से वो बहु प्रश्न उसमें भी आया था बहुत ज़्यादा, जो आपको जीके जीएस के अंतर्गत था, ठीक है।
जबकि एग्जाम जेएसएससी ले रही थी, लेकिन वो भी जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक से बाहर नहीं गया था। सजीवों के शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? कोशिका, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली या सभी। ठीक है, तो सजीवों के शरीर की सबसे छोटी और रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को हम लोग कोशिका के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कोशिका के नाम से जानते हैं। किस कोशिका का आकार सबसे छोटा होता है? किस कोशिका का आकार सबसे छोटा होता है? माइक्रोप्लाज्मा, शुतुरमुर्ग, तंत्रिया कोशिका या कोई नहीं? तो देखिए, जो कोशिका का आकार सबसे छोटा होता है वो कोशिका का नाम है माइक्रोप्लाज्मा। 0.1 माइक्रोमीटर तक इसका जो होता है सूक्ष्मजीव होता है। इसमें कौन सूक्ष्मजीव के भाग हैं? इसमें कौन सूक्ष्मजीव हैं? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ सभी। तो जीवाणु भी सूक्ष्मजीव हैं, कवक भी सूक्ष्मजीव है, प्रोटोजोआ भी सूक्ष्मजीव है, यानी राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर सभी हो जाएगा। दूध को दही में कौन सा जीवाणु परिवर्तित करता है? दूध को दही में कौन सा जीवाणु परिवर्तित कर देता है, आपको बताना है। ठीक है, प्रश्न एमवीवीआई है, सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। जेटेट एग्जाम की दृष्टि से भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप सभी इसको जरूर देख के याद करके जाइएगा कि दूध को दही में कौन सा जीवाणु परिवर्तित करता है? लैक्टोमेल, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोपेल या कोई नहीं। ठीक है, तो दूध को दही में जो जीवाणु परिवर्तित करता है उसका नाम है लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु। राइट आंसर इसका बी आपका हो जाएगा। प्रश्न बहुत ही एमवीवीआई है। ठीक है, चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये आपको देखिए जेएसएससी के द्वारा 5 बार अभी तक ये प्रश्न पूछा गया जीएस के अंतर्गत। ठीक है, तो आप सभी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किण्वन, उध्रुपातन, उष्मीकरण या कोई नहीं। ठीक है, तो चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को हम लोग यहाँ पर किण्वन विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? किण्वन विधि। सर्वप्रथम किण्वन प्रक्रम का खोज किसने किया? सर्वप्रथम किण्वन विधि का खोज किसने किया? एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट हुक, लुईस पास्चर या कोई नहीं? तो सर्वप्रथम किण्वन प्रक्रम का खोज जो किया वो आपका लुई पास्चर ने किया था। जिन ठोस पदार्थों से विद्युत धारा का चालन होता है उन्हें क्या कहते हैं? देखिए, कोई ठोस पदार्थ है, जैसे मान लीजिए कि रड है, ये रड है और इसमें आप करंट दिए, इसमें करंट आ रहा है, करंट प्रवाह हो रहा है। तो जिन ठोस पदार्थों से विद्युत धारा का चालन होता है, प्रवाह होता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं सुचालक। क्या कहते हैं? उसको सुचालक कहते हैं, या उसी को क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। ठीक है, तो चालक पदार्थ से विद्युत धारा का चालन होता है, उसको चालक कहते हैं। चालक किस में है? ए में है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें कौन चालक पदार्थ का उदाहरण है? तो देखिए, आपको बताना है कि इसमें कौन वैसा पदार्थ है जिसमें करंट आता है, विद्युत धारा आता है। चालक मतलब जिसमें करंट आवे। ठीक है, तो आप लोग सभी को देखते हैं करंट किस किस में आता है। अगर लोहा को भी लाइन में दीजिए तो वहाँ भी धारा प्रवाह होगा, तांबा को भी अगर लाइन में लगाइएगा तो उसमें भी धारा प्रवाह होगा, एल्युमिनियम को भी लाइन में दीजिएगा तो उससे भी धारा प्रवाह होगा। तो जितना चीज़ें से धारा प्रवाह होने लगेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? चालक कहेंगे। यानी राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला है, जिन ठोस पदार्थों से विद्युत धारा का चालन नहीं होता है। जिन ठोस पदार्थों से विद्युत धारा का चालन नहीं होता उससे क्या कहते हैं? सुचालक, कुचालक, अर्धचालक या कोई नहीं। ठीक है, जिन ठोस पदार्थ से विद्युत धारा का चालन नहीं होता है उसको हम लोग देखिए कहते हैं कुचालक, और जिनसे होता है उसको क्या कहते हैं? सुचालक। ठीक है, तो जिनसे प्रवाह नहीं होगा उसको कुचालक कहेंगे। अब देखिए, इसमें प्रश्न है कि इसमें कौन कुचालक पदार्थ का उदाहरण है? रबड़। देखिए, आपको सलाह दिया जाता है कि जब भी आप विद्युत का काम करने जा रहे हैं तो हाथों में रबड़ का दस्ताना पहन लीजिए। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि आपको बिजली का झटका नहीं लगेगा। रबड़ में विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, तो जिसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है वो कुचालक है, इसलिए रबड़ कुचालक है। प्लास्टिक में भी विद्युत का प्रवाह नहीं होता, कहीं भी करंट है वहाँ पर आप प्लास्टिक लगाए हुए हैं, आपको करंट नहीं मारेगा, यानी विद्युत का प्रवाह नहीं होगा। लकड़ी देखिए, 2 प्रकार की, सूखी लकड़ी और भींगी लकड़ी, लेकिन यहाँ लकड़ी है तो लकड़ी सूखी लकड़ी के सेंस में आएगा, तो इसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होगा। यानी सभी, यानी रबड़, प्लास्टिक, सूखी लकड़ी, ये सभी क्या है? तो कुचालक पदार्थ के उदाहरण है। ठीक है, सभी कुचालक पदार्थ के उदाहरण है। जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जरायुज, अंडप्रजक, समलिंगता या कोई नहीं। ठीक है, तो जो जंतु अपने जैसे शिशु को ही जन्म देते हैं उसको जरायुज जंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? जरायुज ना, वो बच्चे को जन्म देते हैं। और जो शिशु अंडे को जन्म देते हैं वो अंडप्रजक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अंडप्रजक। ठीक है, अब देखिए, अगला प्रश्न भी आ गया कि वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म न दे करके अंडे को देते हैं वे क्या कहलाते हैं? जरायुज, अंडप्रजक, उत्तरजीविता। तो जो अंडे को जन्म देते हैं उसको अंडप्रजक कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडप्रजक कहते हैं। अगला प्रश्न है, हाइड्रा में किस विधि द्वारा जनन होता है? हाइड्रा में किस विधि द्वारा जनन होता है आपको बताना है। मुकुलन,
द्विखुंडन, जनन विधि या कोई नहीं, ठीक है। तो हाइड्रा में जो जनन होता है वो मुकुलन विधि द्वारा होता है, याद रखिएगा। हाइड्रा मुक जाता है, यानी हाइड्रा में मुकुलन होता है, एकदम याद रखिएगा। प्रश्न 1001 पर पूछा गया है, बहुत एमबीबीआई प्रश्न है। जेएसएससी में आपको झारखंड में 2 बार ही प्रश्न आया हुआ है कि हाइड्रा में किस विधि द्वारा जनन होता है, तो मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। देखिए हम यहाँ पर आपको जेएसएससी का और जैक का पूरा क्वेश्चन का जहाँ जहाँ से आया हुआ सारा चीज़ आपको हम बता देते हैं, ठीक है। तो आप सभी जुड़ करके जरूर यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का तैयारी किया कीजिए सभी कोई, और सभी को जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक को लेकर के पढ़िए। कोई भी बाहर का गाइड मत लीजिए, बहुत सा गाइड आपको बाजार में उपलब्ध है जो कि सभी आपके लिए एक भी उपयोगी नहीं है, सिर्फ उपयोगी है आपको किताब। और आप किताब नहीं ले पा रहे हैं तो आपको हम यह चैप्टर बाय चैप्टर सबका पीडीएफ क्लास 6 से 10 तक का कंप्लीट करके आपको हम पीडीएफ, साथ में उसका वीडियो, बात करने का सुविधा, सब कुछ आपको हम दे रहे हैं सिर्फ 500 रुपये में, ठीक है। तो आप सभी अवश्य जुड़िएगा अभी के अभी। तो हाइड्रा में किस प्रकार का जनन होता है आपको बताना, लैंगिक, अलैंगिक, मुकुलन या कोई नहीं। तो हाइड्रा में यहाँ पर द्विखंडन विधि होता है, और यहाँ पर जो होता है कि अलैंगिक जनन होता है। कौन सा जनन होता है? अलैंगिक जनन के द्वारा हाइड्रा में होता है। वह भौतिक कारक जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन लाना चाहता है, लाने की चेष्टा करता है, वो क्या कहलाता है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बीबीआई प्रश्न है। जैसे वह भौतिक वस्तु, ये मान लीजिए यहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर है, अभी ये यहाँ था, इसको यहाँ लाने की हम चेष्टा करेंगे। तो इस पर हम लोगों ने क्या लगाया, हम सभी मानव ने क्या लगाया? बल लगाया। क्या लगाया? बल लगाया। तो वही बल ही वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन लाना चाहता है या लाने की चेष्टा करता है। बल नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बल हो जाएगा। जमीन पर लुढ़कती हुई गेंद किस बल का उदाहरण है? जमीन पर लुढ़कती हुई गेंद किस बल का उदाहरण है? घर्षण बल, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल या कोई नहीं, ठीक है। तो जमीन पर लुढ़कती हुई बल जो है वो किस बल के उदाहरण है? घर्षण बल का उदाहरण है, ठीक है। चुंबक के द्वारा पिनों पर आकर्षण बल क्या कहलाता है? घर्षण बल, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल या कोई नहीं, ठीक है। जैसे चुंबक के द्वारा पिनों पर, मान लीजिए एक पिन है और यहाँ पर एक बड़ा सा चुंबक रखा हुआ है। चुंबक क्या करता है? पिन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो आखिर ये पिन पर कोई बल लगा, बल लगाया तब तो ये खिंचाया ना। तो कौन सा बल लग रहा है? तो ये चुंबक का बल है। चुंबक का बल है कि वो पिन को खींच पाया। तो चुंबक पर जो बल लगता है उसको हम लोग चुंबकीय बल कहेंगे। क्या कहेंगे? चुंबकीय बल। तो राइट आंसर इसका बी होगा, चुंबकीय बल होगा, ठीक है। आवासित वस्तुओं के द्वारा दूसरी वस्तुओं पर कुछ सीधे संपर्क या स्पर्श के बिना लगाया जाता है, उससे क्या कहते हैं? घर्षण बल, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल, कोई नहीं, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं घर्षण बल। क्या कहते हैं? घर्षण बल। वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा प्रदान करता है क्या कहलाता है? दहन, ज्वाला, लपक या कोई नहीं। तो वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा प्रदान करता है उसको हम लोग दहन कहते हैं। क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। जो पदार्थ जल कर ऊष्मा प्रदान करते हैं उन्हें कहा जाता है, जो पदार्थ जल कर ऊष्मा प्रदान करते हैं उन्हें कहा जाता है दहनशील, अदहनशील, ज्वाला या कोई नहीं, ठीक है। तो जो पदार्थ जल कर ऊष्मा प्रदान करते हैं उसको हम लोग दहनशील पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? दहनशील पदार्थ कहते हैं। इसमें कौन दहनशील पदार्थ हैं? इसमें कौन दहनशील पदार्थ है? मतलब जो जलने पर ऊष्मा प्रदान करेगा। तो लकड़ी को भी जलाया जाएगा तो ऊष्मा प्रदान करेगा, डीजल को भी जलाने पर ऊष्मा प्रदान करेगा, पेट्रोल को भी जलाने पर ऊष्मा प्रदान करेगा। यानी सभी ये जलने वाली चीज़ें हैं, इसलिए ये दहनशील पदार्थ कौन होगा? तो इसमें सभी होगा, इसमें सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लकड़ी भी ज्वलनशील है जिसमें दहनशील है, डीजल भी दहनशील है, पेट्रोल भी, यानी राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा। जो पदार्थ नहीं जलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बताना है। जो पदार्थ नहीं जलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? दहनशील, अदहनशील, ज्वाला या कोई नहीं। तो जो जलते हैं उसको दहनशील, और जिनका दहन होता है दहनशील। जो नहीं जलते यानी जिनका दहन नहीं होता है तो अदहनशील। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, अदहनशील पदार्थ हो जाएगा। पुरुष के जनन अंग को कौन सा हार्मोन प्रभावित करता है? देखिए यही प्रश्न बहुत बार आया हुआ है। पुरुष का जनन अंग और स्त्री का जनन अंग, ठीक है, को कौन सा हार्मोन प्रभावित करता है? तो पुरुष के जनन अंग को टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रभावित करता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रभावित करता है पुरुष के जनन अंग को, याद रखिएगा, ठीक है। स्त्री के जनन अंग को कौन सा हार्मोन प्रभावित करता है? स्त्री के जनन अंग को कौन सा हार्मोन प्रभावित करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, लैक्टोक हार्मोन, कोई नहीं है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ये पुरुष के लिए है, एस्ट्रोजन हार्मोन महिला के लिए है, स्त्री के लिए है। तो स्त्रियों के जनन अंग को कौन सा हार्मोन प्रभावित करता है? तो एस्ट्रोजन हार्मोन प्रभावित करता है, ठीक है। सभी मनुष्य के कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? सभी मनुष्य के कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 20 जोड़े, 22 जोड़े, 23 जोड़े या 24 जोड़े, ठीक है।
तो सभी मनुष्य के कोशिकाओं में जो है 23 जोड़े, जोड़ा देखिए देगा तो 23 जोड़ा याद रखिएगा, और जोड़ा नहीं देगा गुणसूत्र की संख्या देगा तो 46 याद रखिएगा। कितना? 46। ठीक है, तो मनुष्य कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46, या जोड़ा कहीं ले देगा तो 23 जोड़ा। ठीक है, तो 23 जोड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है क्या कहलाती है? वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है क्या कहलाते हैं? प्रदीप्त, अप्रदीप्त, अदीप्त या कोई नहीं। ठीक है, तो प्रदीप्त वस्तुएं अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करती है, अप्रदीप्त वस्तुएं अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित नहीं करती है, अदीप्त वस्तुएं तो जलती ही नहीं है, और कोई नहीं। यही 3 ऑप्शन है। तो यहाँ पर दिया हुआ वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रदीप्त वस्तु है। उसको क्या कहेंगे? प्रदीप्त वस्तु के नाम से हम लोग जानेंगे। इसमें प्रदीप्त वस्तु कौन है? इसमें प्रदीप्त वस्तु कौन है? सूर्य, तारे, आग। तो सूर्य भी अपना ही फैलता है, तारे भी अपने ही प्रकाश देते हैं, आग भी अपने ही प्रकाश देता है, इसलिए इसमें सभी प्रदीप्त वस्तुएं हैं। ठीक है, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती उसे क्या कहते हैं? दीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं, कोई नहीं। ठीक है, तो जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती उसको हम लोग यहाँ पर कहेंगे अदीप्त वस्तुएं के नाम से हम लोग जानेंगे। ठीक है, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं नियमित रूप से, तो उसे क्या कहते हैं? फसल, सिंचाई, कृषि या कोई नहीं। जैसे एक खेत में हम मक्का लगा रहे हो, एक लाइन से मक्का ही केवल लगा हुआ उस खेत में, तो हम उसको कहते हैं कि मक्का का कृषि किया गया है, मक्का का कृषि है। तो बड़े पैमाने पर एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर अगर उगाए जाते हैं तो उसको हम लोग कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम लोग कृषि कह सकते हैं, या नहीं तो फसल। ठीक है, लेकिन सबसे जो बेस्ट ऑप्शन आएगा आपको यहाँ पर फसल ही कीजिएगा, क्योंकि उसको हम लोग फसल कहते हैं कि मक्का का फसल किया गया है, और इसका कृषि तो बहुत बड़ा पैमाना नाम हो जाएगा, फसल इसका राइट आंसर होगा, कृषि नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। मौसम के अनुसार 3 प्रकार के फसल का नाम क्या है? खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल है सभी। तो देखिए मौसम के अनुसार ये तीनों प्रकार का फसल है, खरीफ, रबी और जायद सभी। देखिए खरीफ, रबी और जायद से एक प्रश्न आपका हर जैक एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, अवर द्वितीय आकलन परीक्षा जो हुआ उसमें पूछा था कि इसमें कौन रबी फसल है, तो वो सारा चीज़ इसमें बता दिया गया है आपको। ये चैप्टर में किताब में दिया गया है, क्लास 8 की किताब में आप ज़्यादा देख लीजिएगा, विज्ञान में भी आपको दिया गया है। खरीफ फसल की बुआई कब की जाती है? जून, जुलाई, जुलाई अगस्त, अगस्त सितंबर। ठीक है, तो देखिए आपको बताया था एक ट्रिक हमने बताया था, रबी फसल रन में, रबी फसल रन में, यानी रबी फसल जो है क्या में नवंबर में बोया जाता है और मार्च में काटा जाता है। और यहाँ पर देखिए प्रश्न था खरीफ फसल जस में, जस मतलब जुलाई अगस्त में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको जून जुलाई, ठीक, खरीफ फसल बुआई कब की जाती है? जून जुलाई, जस में यानी जस ज से जून और ज से जुलाई में। ठीक है, और स से सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है, तो जून जुलाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, खरीफ फसल की कटाई कब की जाती है? तभी आपको बताए थे जस में, तो ज से जून और जुलाई था, और यहाँ पर जस स से सितंबर से अक्टूबर, तो सितंबर से अक्टूबर किस में है? सी में है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ट्रिक भी बहुत से सारी चीज़ों का बना दिया गया है। खरीफ फसल जस में मतलब जून जुलाई में बोया जाता है, और स मतलब सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है। ठीक है, इसमें कौन खरीफ फसल का उदाहरण है? देखिए यही प्रश्न पूछता है कि खरीफ फसल और रबी फसल का उदाहरण, जो अभी की आकलन परीक्षा में पूछ भी दिया गया जैक की तरफ से। धान, अरहर, कपास सभी, इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। देखिए याद रखिएगा खरीफ फसल का नाम याद रखने का तरीका, खरीफ फसल में कौन कौन आएगा उसको याद रखिएगा। ध और बासमतिया के 3 मूंगफली खा, ध और बागमतिया के 3 मूली खा। ठीक है, तो ध से धान हो गया, अर से अरहर हो गया, बा से बाजरा हो गया, ग से गन्ना हो गया, म से मक्का हो गया, ती से तिलहन हो गया, क से कपास हो गया, 3 में जिसे ऊ है तो ऊ से उड़द हो गया, और मूंगफली से मूंगफली हो गया, और ख से खरीफ फसल हो गया। यानी खरीफ फसल के अंतर्गत कौन कौन आएगा? तो धान आएगा, अरहर आएगा, बाजरा आएगा, गन्ना आएगा, मूंगफली आएगा, तिलहन आएगा, कपास आएगा, उड़द आएगा, मूंगफली आएगा, ये सब आपका आएगा। ठीक है, खरीफ फसल। रबी फसल में कौन कौन आ जाएगा? तो रबी फसल में आपका यहाँ पर जो है चना आ जाएगा। ठीक है, चना आ जाएगा, सरसों आ जाएगा, राई आ जाएगा, ये सब याद रखिएगा। ठीक है, तो उसका भी ट्रिक आपको दिया गया है, आप आगे जाइएगा तो सब कुछ आपको मिलेगा। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? माइक्रोप्लाज्मा, शुतुरमुर्ग, तंत्रिका कोशिका या कोई नहीं। ठीक है, तो सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो शुतुरमुर्ग का होता है। किसका होता है? शुतुरमुर्ग की लंबाई सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक उसी का कोशिका लंबा होता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कहाँ होती है? माइक्रोप्लाज्मा, शुतुरमुर्ग, तंत्रिका कोशिका या कोई नहीं है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो देखिए आपका तंत्रिका कोशिका होता है। कौन होता है? तंत्रिका कोशिका, इसकी लंबाई 1 मीटर होती है।
कोशिका के मुख्य घटक कौन है? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, केंद्रक या सभी? तो राइट आंसर इसका सभी हो जाए। कोशिका के मुख्य घटक ये सभी इसमें पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है? पौधों में, जंतुओं में, मानव में कोई नहीं है। ठीक है, तो कोशिका भित्ति पौधों में पाया जाता है। देखिए याद रख लीजिएगा, पादप कोशिका और जंतु कोशिका का जो अंतर होता है वो याद रख लीजिएगा। यहाँ से एक प्रश्न आपका आता है, पादप कोशिका, जंतु कोशिका। ठीक है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बारे में डिटेल्स जो है पीडीएफ में आपको अलग से कर दिया गया है। ये अभी प्रैक्टिस सेट चल रहा है जिसमें सभी मिक्सअप करके आपको हम यहाँ पर क्लासेस दे रहे हैं। बाकी सभी क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का पूरा साइंस जो है आपको कवर अप कर दिया गया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो पहले चैप्टर वाइज पढ़ लीजिए, फिर उसको प्रैक्टिस बना लीजिए, फिर उसको और भी प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका 100% श्योर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। विश्व का पहला प्रतिजैविक का नाम बतावें? पेनिसिलिन, पेनिसिन, कैरोलिन या कोई नहीं। ठीक है, तो विश्व का सबसे पहला प्रतिजैविक जो है वो आपका पेनिसिलिन था। कौन है? पेनिसिलिन था विश्व का पहला प्रतिजैविक। ठीक है, विश्व का पहला प्रतिजैविक पेनिसिलिन का खोज किसने किया? चार्ल्स बेबेज, हेरोडेटस, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या कोई नहीं। ठीक है, तो विश्व का पहला प्रतिजैविक पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। पेनिसिलिन की खोज किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। बहुत बार ये प्रतिजैविक वाला प्रश्न आया हुआ है, हो सके कि आपका जेटेट में भी आ जाए। सभी को देखे जाइएगा, कुछ जिस पार्ट से पूछेगा जेसीईआरटी से बाहर नहीं जाएगा, भले ही पार्ट कुछ इधर उधर हो। ठीक है, वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन है? 78, 21, 36 या 39। ठीक है, तो वायुमंडल में जो है आपको 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। दलहनी पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु उपस्थित रहता है? देखिए ये जेटेट में पूछा गया है 2013 में, 2016 में। दलहनी पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु उपस्थित रहता है? ठीक है, राइपस, राइजोबियम या कोई नहीं। तो दलहनी पौधों की जड़ों में जो सूक्ष्म जीवाणु होता है उसका नाम राइजोबियम है। क्या है? राइजोबियम है। आसुत जल विद्युत का होता है? ये प्रश्न आसुत जल बहुत बार आया हुआ है। आसुत जल याद रखिएगा, सुचालक, कुचालक, अर्चालक। ठीक है, तो आसुत जल क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है आसुत जल। जब किसी एक धातु के ऊपर दूसरे धातु के परत चढ़ाई जाती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विद्युत लेपन, विद्युत विक्षेपण, विद्युत विघटन, कोई नहीं है। तो जब एक धातु के ऊपर दूसरे धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है तो इस प्रक्रिया को हम लोग विद्युत लेपन कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत लेपन कहते हैं। लोहे को जंग से बचाने के लिए इस पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? एल्युमिनियम, Fe, कॉपर, जिंक। बहुत बार प्रश्न आया हुआ है, MVVI प्रश्न मान के चलेगा। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की एक पतली परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, किसकी? जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है। अमीबा किस प्रकार का जीव है? अमीबा किस प्रकार का जीव है? एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, असंख्य या कोई नहीं। तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है? अमीबा में प्रजनन जो है आपको देवखंडन विधि के द्वारा होता है। अमीबा में कौन सा जनन होता है? अमीबा में अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। इस प्रकार का जनन जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है क्या कहलाता है? जिसमें नर और मादा एक साथ होते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। जिसमें नर और मादा एक साथ युग्मक में भाग लेते हैं उसको हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। तो इस तरह से आपको सारा यहाँ पर प्रैक्टिस सेट शुरू हो गया है। प्रैक्टिस सेट आप लोग करते चलिए, बनाते चलिए। बाकी एग्जाम की शुरुआत होने के बाद एक बार फिर से आपको क्लास 6, 7, 8 से पूरा PDF आपको एक बार पढ़ा दिया जाएगा, जिससे आपको यहाँ पर 100% प्रश्न आएगा। तो जो भी शिक्षक अभी तक नहीं जुड़े हैं, आपके पास समय है, आप जुड़ करके जरूर तैयारी कर लीजिएगा। और यहाँ से आपको 500 रुपये की नोट्स की कीमत पर ही आपको पढ़ाई वाली सारी चीज़ सुविधा दी जा रही है। आप यहाँ से लेकर के पढ़ लीजिएगा, आपका यहाँ पर जेटेट निकल जाएगा। वीडियो के अंदर जुड़े रहें, धन्यवाद।